सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और हमारे सखाओं को मंदाकिनी जोशी और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। कैसी हो आरती? बिल्कुल ठीक हूँ। और त्योहारों का तो जो चल रहा है ना मौसम इस समय, बस पूछिए मत। क्या बात है। तो आज आपकी इस थैली में क्या क्या है? इस थैली में मेरे है गुड़ और तिल के लड्डू। जिनके आप कहते हैं ना गुड़, आप गुड़ को खाएंगे तो आप मीठा मीठा ही बोलेंगे। अच्छा। तो आप गुड़ खाइए और मीठा मीठा बोलिए। मतलब गुड़ नहीं खाएंगे तो मीठा नहीं बोल पाएंगे? नहीं, मीठा बोलेंगे, बोलने को तो बोलेंगे, लेकिन कहते हैं ना जब मिठास आपके मुंह के अंदर चली जाती है ना, कुछ मीठा आप खा लेते हैं तो और मिठास आ जाती है आपकी बातों में। ऐसा? लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये तो हम पता करेंगे कि आपका गुड़ खाने के बाद मेरी आवाज में मिठास आएगी कि नहीं। पहले मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं तो दे दो। बिल्कुल, सभी को हम सब की तरफ से, यानी कि पूरे विविध भारती परिवार की तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी आज का दिन तो बहुत खास होता है ना। और पूरे देश भर में हम इसे बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। और अब देखो ना हर जगह रौनक हो रही है। आपका चेहरा देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। लग तो आपका भी चेहरा रहा है बहुत ही सुंदर, एकदम खिला खिला सा। मेरा चेहरा भी ऐसे ही लग रहा है। बिल्कुल। तो मुझे क्यों नहीं लगा? सुबह में दर्पण देखकर आई थी। बिल्कुल लग रहा, आप इस समय तर्क वितर्क के मूड में लग रही है मुझे। मुझे लगा मेरा दर्पण झूठ बोल रहा होगा। नहीं, दर्पण आपका कह रहा है कि आप बहुत सुंदर लग रही हैं। आपने समझा नहीं उसको, उसकी बात को अपने ध्यान से सुना नहीं। कहते हैं ना तर्क करो, कुतर्क मत करो। लेकिन मैं तो आपसे कोई तर्क नहीं कर रही हूँ, ये जानते हुए कि आज तर्क दिवस है। मैं आपसे कोई कुतर्क भी नहीं कर रही हूँ। मैं तो आपसे अपनी तारीफ सुनना चाह रही थी कि ये बात, क्या मैं भी तारीफ लग रही हूँ? बिल्कुल, तारीफ की तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए। इतनी तारीफ, मतलब सच में आप तारीफ के काबिल हैं। इतनी अच्छी है आप, आपका जो स्वभाव है वो इतना अच्छा है, आप दिखती इतना अच्छा है। मतलब आपके बारे में जब मैं बोलना शुरू करूंगी ना तो हमारा पूरा प्रोग्राम आपके ऊपर ही बेस हो जाएगा। फिर हमारे श्रोता जो सखी हैं जो कहेंगे अरे ये क्या आज की सारी चीजें, सारी जो ऊपर सारी चर्चा खत्म हो गई। अच्छा, तो चलिए आज मुंह खोलिए। फिर मुझे इस खुशी में आपको गजक, चिक्की, तिल के लड्डू सब खिलाने पड़ेंगे, जो कि मैं भी लेकर आई हूँ। तुम क्या सोच रही हो कि तुम ही अपने थैले में कुछ लेकर आई हो? अरे सच में, अगर आपने ये बात कह रही हूँ ना, मैं ये जो त्योहार होते हैं ना उनकी जो मेन पहचान होती है, जो मुख्य पहचान होती है वो होती है अच्छे अच्छे पकवान, अच्छी अच्छी चीजें। जैसे अब जो तिल का मौसम है ना, तिल की गजक, तिल के लड्डू, चिक्की, और पूछिए मत, तरह तरह की चीजें आप खा सकते हैं। और फायदेमंद भी होता है बहुत ज्यादा। हाँ, बिल्कुल फायदेमंद होता है। इस मौसम का ये भी मेवा है जो मौसम में खाना चाहिए इस मौसम में। और एक बात का मजा हम लेंगे, पतंग भी उड़ाएंगे। हाँ बिल्कुल, पतंग। कभी छत पे जाके पतंग उड़ाई है आपने? अरे बहुत देखा है मैंने, अपने भाइयों को देखा। मैंने नहीं उड़ाई, मैंने तो उड़ाई, लेकिन मैंने देखा है। देखने में मुझे बहुत मजा आता है। आपने देखा है, लेकिन मैंने उड़ाई है। और पता है बड़ा मजा आता है जब दूसरी पतंग सामने आती है और हम उसको वो ही काटा रे कहकर काटते हैं ना। और कई बार हमारी पतंग भी जब कट जाती है तो मुंह देखने लायक होते हैं हमारे। बिल्कुल, मैं तो बहुत सुनाती हूँ कि अच्छा कट गई ना पतंग, और करो, ऐसे नहीं कर रहे थे, वैसे नहीं कर रहे थे। और तो मैं तरह तरह की उनको एडवाइस देती रहती हूँ। ये त्योहारों की रौनक है। सबसे बड़ी बात है कि हम चाहे तिल खाएं, गजक खाएं, लड्डू खाएं, गोंद खाएं या मूंगफली खाएं, ये त्योहारों की रौनक है। और पतंग उड़ाना, और बहुत ही तरीके से उड़ाना, बहुत ही कहते हैं ना कि सुविधा के हिसाब से और सतर्क रह के उड़ाना, ये त्योहारों की रौनक में आता है। और हर त्योहार का अपना एक आनंद होता है। और आज के दिन का भी अपना एक आनंद है। देखो अब मैं आपसे तर्क वितर्क नहीं कर रही। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही आप। और मंदाकिनी जी, हमने विषय तो बताया ही नहीं है। अरे अपने श्रोताओं को कहेंगे कि अपनी बातों में लग गई दोनों और कुछ बता ही नहीं रही है। कहेंगी दो सखियां जहाँ मिलती हैं वहाँ क्या होता है सभी को पता है जी। तो हम बता देते हैं कि आज हम लेकर आए हैं दिन विशेष के अंतर्गत मकर संक्रांति पर्व की तो खुशियां लेकर आई हैं। साथ हम लेकर आए हैं विश्व तर्क दिवस पे कुछ बातें, और सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस भी है आज, तो इस पे भी हम कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है। और हम जरा याद करो कुर्बानी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे दादा भाई नारोजी के बारे में। और व्यंजन हम लेके आए, पर तिल के नहीं लेके आए। थोड़ा सा एक अलग कंट्रास्ट होना चाहिए ना, थोड़ा सा एक अलग चीज होनी चाहिए। बहुत ही गुणकारी जो मेथी होती है ना, उसके हम व्यंजन लेकर आए हैं। ठीक है। और साथ ही हम एक विषय और लेकर आए हैं। क्या? वो है लोकगीत की संस्कृति। अरे वाह, जो बिल्कुल समझ लीजिए हमारे देश की जो पहचान कहे जाते हैं, है ना, हमारे लोकगीत, हमारी लोक नृत्य, हमारी लोक भाषा, बिल्कुल है ना। ये जो लोक संगीत है ना, जो रचा बसा है ना भारत में, ये पहचान है भारत की। दूसरे देश भी हैं हमारे फोक को पहचानते हैं। तो इस पे आज हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल बात करेंगे। और अपने श्रोताओं से क्या चाहते हैं तो बताइए, वो अपने विचार हम तक पहुंचाएं। वो अपनी लोक संस्कृति से कितना वाकिफ है, लोक संस्कृति को लेकर
लेकर वो क्या सोचते हैं, और मकर संक्रांति के दिन उन्होंने क्या कुछ खास आज पकाया, किसके घर में क्या पकता है, ये भी वो लिख सकते हैं। और अपने दिन खिचड़ा भी पकता है ना। हाँ जी, वो तो आप करें ही। और बहुत सारे लोग हैं जो आज नहीं बनाने वाले चावल की खिचड़ी, क्योंकि आज एकादशी भी है, तो हाँ, तो तिल की एकादशी है, तो आज तिल की चीजें बना लीजिए, खिचड़ा भी बन सकता है। बिल्कुल। तो उन्होंने अपने घर में क्या पकवान बनाए हैं आज के दिन खास, इसका बिल्कुल वो हमें भेजें अपनी समीक्षाएं। और एक चीज और मंदाकिनी जी, मैं चाहूंगी ना कि हम लोग ये चाहेंगे कि जो भी सखी हैं, जो सखा है, जो लोक संगीत उनकी तरफ क्या गाया जाता है, वो जरूर हमें बताएं ना। सही कहा कि उनके यहाँ किस संस्कृति के, वो किस संस्कृति से है, मतलब क्या भाषा है उनकी, मातृभाषा क्या है, वो पंजाबी बोलते हैं, वो सिंधी बोलते हैं, गुजराती, मराठी, राजस्थानी। तो आप अपने यहाँ का लोकगीत लिखकर हमें भेजिए, जो बहुत फेमस हो। और लोक कहावतें भी लिख सकते हैं। हाँ, हमारे गुजराती श्रोता जो है, गुजराती कहावतें लिखिए आप, चाहे मुहावरे लिखिए, या संगीत के जो आपके गीत बोले जाते हैं, बोलियां बोली जाती हैं, वो सब आप में कैसे वो बोल सकते हैं। अच्छा, हम उनसे चाहेंगे कि आज मंदाकिनी जोशी और आप प्रोग्राम दे रही हैं आरती जी, इसको कैसे लिखेंगे, अपनी भाषा में लिखकर बताइएगा, ठीक है। और चलिए तर्क वितर्क नहीं करते हुए हम बता देते हैं कि आज जो हम दिन मना रहे हैं वो विश्व तर्क दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और यूनेस्को द्वारा घोषित इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि तर्क की भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाना। और हमारे श्रोता जानते ही हैं कि तर्क दिवस को पहली बार 2019 में हमने मनाया था जी, ठीक है। और यूनेस्को के 40वें आम सम्मेलन में नवंबर 2019 में इसे आधिकारिक मान्यता मिल गई थी। और मनाने का कारण, जैसा कि मैंने कहा, कि ये तारीख दो महान तर्कशास्त्रियों से जुड़ी है। कुर्ट गॉडेल की पुण्यतिथि है और अल्फ्रेड टास्की की जन्मतिथि है। बिल्कुल, तो इनकी याद में ये मनाया जाता है। जी हाँ, और इस दिन को याद करने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भी है, वो है तर्कशास्त्र, दर्शन और विज्ञान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और तर्कशास्त्र को ज्यादा से ज्यादा लोकप्रिय बनाना, जिससे कि वैज्ञानिक समुदायों और आम जनता में तार्किक सोच और आलोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित किया जा सके। और इस दिन को आलोचनात्मक सोच से संबंधित कार्यशालाओं, बहस और चर्चाओं के माध्यम से मनाया जाता है, और जिससे लोग बेहतर निर्णय लेना और दुनिया को समझना सीख सके, ना कि तर्क और कुतर्क के बीच में फंसे रहें। बिल्कुल। हमारे श्रोता ये भी बता सकते हैं कि क्या वो अपने घर में कुतर्क करते हैं। कुतर्क का मतलब है थोड़ी बहुत नोक झोंक। तो हमारे सखा बताएं कि अपनी धर्म पत्नियों से कभी तर्क वितर्क करते करते कुतर्क में, मैं बताऊं, होता ही होगा, जरूरी होता होगा। लेकिन बताते नहीं है ना हम आज आपको बताना है, समझ लीजिए। हाँ, ये बताना होगा, चाहे वो सखी हो चाहे वो सखा हो, बताना है आपको। बताना होगा कि वो बात बात पर अपने पति से कुतर्क कैसे करती हैं, ठीक है। तो अब सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत। ये गीत आपको भी बहुत पसंद है आरती? बहुत बहुत ज्यादा। और मुझे तो बहुत पसंद है। इस गीत को मैं बहुत बार बजाती हूँ जब जब मुझे मौका मिलता है, और यकीनन हमारे सुनने वाले श्रोताओं को भी झूम लेते हैं इस गीत के ऊपर। सुने, बिल्कुल सुनते हैं। जब से
रहूं चुनरी हरी हरी, दिखलाऊं मैया भरी भरी, मोहे छूले सजना, गुस्सा क्यों है इतना, जो मर रही उसको क्यों मारे, दिल भर दिल से प्यारे, दिल की सुनता जा रे, सारी दुनिया हारी हमसे, हम तुझ पे दिल हारे, लहरी नैनों वाले, लहरी लहरी नैनों वाले, नैनों वाले, नैनों वाले, नैनों नस नस मेरी सुलगे ऐसे पिया, जल बन की लकड़ी जैसे पिया, क्यों सुलगाए मुझको, मेरी लग जाए तुझको, रहे तो भी जलता बुझता रे, दिल भर दिल से प्यारे, दिल की सुनता जा रे, सारी दुनिया हारी हमसे, हम तुझ पे दिल हारे, दिल भर दिल से प्यारे, हाँ, तो बहुत ही खूबसूरत गीत सुनवाया आरती। बिल्कुल, हम लोग एकदम झूम गए थे इस गीत में। हाँ, बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत गीत है और ऐसा ही प्यार और मोहब्बत अगर हमारे दिलों में रहती है तो त्योहारों का जो है मजा और भी दुगुना हो जाता है। जी। तो आज हम क्या मना रहे हैं? मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति जो है आरती, शीत ऋतु के अंत और नई फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। ठीक है जी हाँ। और संक्रांति का अर्थ माना जाता है कि सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण यानी चला जाना, यानी पूरे वर्ष में कुल 12 संक्रांतियां होती है वैसे तो। और आंध्र प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें, कर्नाटक, उत्तराखंड की बात करें, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, पंजाब और गुजरात में संक्रांति के दिन ही मास का आरंभ होता है और इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, जिससे शुभ कार्यों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। जी बिल्कुल। और 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है, जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। लोग गंगा, यमुना या और पवित्र नदियां हैं उसमें स्नान करते हैं और इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। लोग गुड़, तिल, खिचड़ी और गर्म कपड़ों का दान करते हैं और इसे उत्तरायण की शुरुआत माना जाता है। और इस अवसर पर खिचड़ी खाने की परंपरा है, क्योंकि ये दाल, चावल और सब्जियों से बनी हल्की, पौष्टिक और ऊर्जा देने वाली होती है, जो ठंड में शरीर को गर्मी देती है। बिल्कुल सही कहा। और धार्मिक रूप से अगर बात करें तो इसे सूर्य और शनि को, देव को प्रसन्न कर ग्रहों को शांत करने के लिए या शुभता और समृद्धि लाने वाला भी माना जाता है। और आज से जो है दिन बड़े हो जाते हैं आरती, है ना? एक एक तिल कहते हैं कि तिल बड़े बढ़ता चला जाता है और सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगता है, इसलिए ये शरीर को ज्यादा ऊर्जावान बनाने का भी एक सही समय होता है। बिल्कुल। और इस दिन क्या बनाए जाते हैं, जैसा कि तुम लेके आई हो इतने बड़े बैग में, तिल और गुड़ के लड्डू, गजक जो है मुख्य रूप से बनाई जाती है, खाई जाती है। गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में ये दिन जो है बड़े पैमाने पर पतंगबाजी की प्रतियोगिताएं भी बहुत होती है। बहुत ज्यादा, मतलब कई कई जगहों पे तो ऐसा लगता है कि आसमान ही नहीं दिखाई दे रहा होता है, पतंग पूरे आसमान में एकदम ऐसा कितनी सुंदर लग रही होती है ना, रंग बिरंगी पतंगे। बहुत कोई बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी होती है, कुछ शेप अलग अलग होते हैं, मतलब बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं इस त्योहार को। बिल्कुल, और बहुत मजा आता है। लेकिन हाँ, कुछ सतर्कताएं बरतनी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपके बच्चे छत पर जाते हैं, पतंग का मजा लूटते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहीं वो गिर न जाएं। अक्सर ऐसा होता है, लूटने के चक्कर में हम इतने बावले हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम किसी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखें। अब ये पतंग उड़ाते समय मतलब ये भी देखें आप कहाँ पहुंच गए, कहाँ तक आप, क्योंकि अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो रंग में भंग पड़ जाता है ना, बिल्कुल त्योहार का मजा ही खराब हो
कई बार क्या होता है कि बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है, बच्चे तो अंधाधुंध तोड़ते हैं एक पतंग को पकड़ने के लिए। दूसरा जो आप मांझा इस्तेमाल कर रहे हैं, मांझा, वो सादा मांझा इस्तेमाल करें। अभी जो पशु पक्षी जो आसमान में विचरण कर रहे हैं ना, उनकी भी बहुत दर्दनाक मौतें होती हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि आप मतलब संक्रमण करें, दूसरे के क्षेत्र का संक्रमण ना करें, ऐसा ना करें। बिल्कुल, क्योंकि वो इंसानों का भी, मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ था। पतंग का जो मांझा है मेरे गले से टकराकर आगे निकल गया और पूरा गला घायल हो गया। खून की एक लंबी धार बह गई और उसके बाद बहुत दिन लगे। डॉक्टर ने कहा ये क्या, ऐसे क्या गला लेकर आई हो? पता चला कि वो मांझा जो था वो बहुत तीखा मांझा था, जिसमें कांच मिक्स होता है और उसे जो है हाथ पे पकड़ते हाथ कट जाते हैं, तो उंगलियां कटने लगती हैं। आपके खुद के लिए नुकसानदायक है। और तो जो आसमान में पक्षी विचरण कर रहे हैं उनकी भी, पक्षी और जो बाइक से जा रहे हैं या इस तरह से पैदल जा रहे हैं, उनको नहीं पता है कि आप इस तरह से, क्योंकि दिखता तो है नहीं। पतंग कटते ही उसका मांझा आपकी गर्दन पे, आपकी नाक पे, आपके हाथ से होकर गुजरता है और आप दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। और बड़ा मुश्किल होता है ये मांझे से कटना, इसलिए सादा मांझा इस्तेमाल करें, पतंग का आनंद ले। बिल्कुल, एक त्योहार है, त्योहार की तरह उसका आनंद उठाइए, ना कि ऐसा कुछ मत करिए कि किसी दूसरे के लिए ऐसा परेशानी साबित हो जाए। और साथ में आज का त्योहार तो वैसे भी तिल और गुड़ की मिठास से भरा हुआ है और भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक दिव्य अवसर है, जो आपके जीवन में क्या लाता है? प्रसन्नता लाता है, संपन्नता लाता है और सफलता लेकर आता है। और कहते हैं कि आज से, वैसे तो हमेशा ही कहते हैं कि सूर्य देव सबका कल्याण करें, तो इतनी बड़ी कामना हम सूर्य देवता से, सूर्य भगवान से करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें सभी का मंगल हो, ऐसी ही कामना करनी चाहिए। बिल्कुल। और एक इसी तरह इसी के साथ में एक ले लेते हैं कमेंट। तो एक श्रोता है जो लिखते हैं कि बचपन में नानी के घर पर पतंग उड़ाते हुए 10 फीट नीचे गिरे मामा जी, और मामा जी चिल्लाकर भाग पड़े, कुछ नहीं हुआ, न कहीं लगी, ना ही बेहोश हुए, ईश्वर ने बचाया। उस दिन को आज तक उनको याद है, आज तक बुढ़ापे में भी उनको याद है। तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ चलो बच गए, ऐसा था तो भाग्य से हो गया, बच गए हैं। लेकिन ये जो चीजें हैं बहुत खतरनाक है, बहुत नुकसान होता है। आप पतंग उड़ाइए एक हिसाब से, हर चीज की एक लिमिट होती है, उस लिमिट का पालन करें और ऐसा ना हो कि आपकी इस खुशियों की वजह से किसी और को नुकसान मिले, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि मकर संक्रांति पर्व को खिचड़ी उत्तरायण भी कहते हैं। 14 जनवरी के बाद से सूर्य उत्तर दिशा की ओर अग्रसर होता है और इसी कारण इस पर्व को उत्तरायण यानी सूर्य उत्तर की ओर भी कहते हैं। अगर वैज्ञानिक तौर पर इसका मुख्य कारण जाने तो पृथ्वी का निरंतर 6 महीनों के समय अवधि के उपरांत उत्तर से दक्षिण की ओर वलन करना होता है। नदी सरोवर में स्नान दान का महत्व माना जाता है। आज से शुभ दिन, शुभ मुहूर्त शुरू हो जाते हैं और फसलों की कटाई के साथ ये त्योहार भारतीय जनमानस में बसा हुआ है। और आज से नया धान, ईख, तिल आदि के व्यंजन बनाए जाते हैं और प्रसाद के रूप में भोग भी लगाया जाता है और एक दूसरे को उपहार भी देते हैं। जैसे कि आज आरती मुझे उपहार देने वाली है। बिल्कुल देने वाली हूँ। और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि सूर्य का मकर राशि पर जब होता है आना, तब मौसम होने लगता है सचमुच बड़ा सुहाना। ऋतु सर्दी की धीरे धीरे लगती है अब जाने, ताप वृद्धि की ओर जगत ये लगता कदम बढ़ाने। सूरज के स्वागत में उड़ती नभ में कई पतंगे, उल्लासों की मन में ऊंची उठती आज तरंगे। तमिलनाडु में पोंगल कहकर इसे मनाया जाता, वहीं असम में माघ बिहू से यह पहचान बनाता। पर्व लोहड़ी पर खुशियों की फसलें नई सजाते, हरियाणा पंजाब इसे है एक दिन पूर्व मनाते। संक्रांति पर सूर्य देव का करता है आराधन, उन्हें अर्घ्य देकर करते हैं कृतज्ञता का ज्ञापन। बहुत अच्छी कविता लिखी है और इतनी खुशी के अवसर पर देखिए कवि पढ़ना भी बड़ा अच्छा लग रहा था ना, जैसे स्कूल की कोई हम कविता पढ़ रहे हैं। और वाकई जो खुशियां हैं, जो त्योहार हैं, हमारे भीतर रचनात्मकता पैदा करते हैं और हम कुछ भी कवि बन सकते हैं। जैसे कि किसी कवि ने लिखा है ना, मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में। प्यार के अंदर भी आप कवि बन सकते हैं, किसी भी खुशी के मौके पर आप कवि बन सकते हैं। बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि पतंग और हम इंसान की जिंदगी के बीच बहुत कुछ समानता है। जब हवा सानुकूल हो तो पतंग ऊंचे आकाश में नाचती और लहराती भी मस्ती से उड़ती रहती है। उसी तरह इंसान के पास जब पद और पैसों की भरमार होती है तब वो भी आकाश में हवा में उड़ता है। वहीं कुछ इंसान भी डोर जैसे होते हैं जो दूसरे की नेकी के साथ उड़ रही जीवन रूपी पतंग की डोर काटने में लगे रहते हैं। उनको इस बात का जरा भी संकोच नहीं होता। पतंग कटने से बचाने के लिए हमें कभी कभी डोर को ढीला छोड़ना पड़ता है। उसी तरह हमारे जीवन रूपी पतंग में प्रेम और सद्भाव के साथ लचीलापन बनाए रखने से हमारी जीवन रूपी पतंग कट जाने की संभावना कम रहती है। सारांश यही है कि आप ऊंचे आकाश में उड़े जरूर, लेकिन अपने पांव
जमीन पर रखें। जी। और एक कमेंट पढ़ दें या? बिल्कुल पढ़िए। तो एक श्रोता है जो कहते हैं कि पतंगे सिर्फ कागज और बांस की बनी नहीं होती हैं, वो उम्मीदों, आजादी और ऊंचाइयों को छूने की चाहत का प्रतीक है। जब पतंग कटकर गिरती है तो ये एक छोटा सा दुख होता है, लेकिन अगले ही पल एक नई पतंग आसमान में पहुंच जाती है, जो जीवन के कभी न खत्म होने वाले उत्साह को दर्शाती है। इस तरह रंग बिरंगी पतंगों से ढका आकाश वास्तव में बचपन की बेफिक्री, साहस और अनंत संभावनाओं से भरी दुनिया का सुंदर चित्रण है, जो हमें अपनी उड़ान भरने और ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित करता है। बहुत अच्छी बात लिखी है। बहुत अच्छा लिखा, पतंग के माध्यम से एक संदेश भेजा। और वैसे भी देखिए, हर चीज, हर बात एक संदेश देती ही है। आप हर बात से संदेश सीख सकते हैं कि भाई पतंग हम उड़ाते हैं तो क्या संदेश मिलता है। तो आपने बता दिया कि पतंग हमें क्या कहती है। एक श्रोता लिखते हैं कि मकर संक्रांति, भाई ये पर्व भगवान भास्कर के धनु राशि से मकर राशि को संक्रांत करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, और ये समय अब कुछ ही घंटे में आने वाला है। आ गया भाई, आप कहाँ हैं? अब तो आ गया है। इनकी घड़ी थोड़ा कहीं पीछे तो नहीं चल रही जी। और स्नान, ध्यान, दान आदि सारे कार्य कल सूर्योदय के साथ ही मनाए जाएंगे। अच्छा, कहीं अभी इस आज बन रही है, कहीं कल भी मनाई जा रही है? अच्छा, तो हो सकता है, लेकिन हम चूंकि अभी बात कर रहे हैं तो आप तो हमारे साथ शामिल हो जाए मकर संक्रांति मनाने के लिए। और एक गीत के साथ में। हाँ, और इसमें पतंग भी उड़ रही है। जी। जब छाए घटा घन घोर, पिया मैं हूँ पतंग तू डोर, मैं उड़ती चारों, मेरा दिल ये जवां रहे बस में कहाँ, जब छाए घटा घन घोर। जब छाए घटा घन घोर, दिल ये जवां रहे बस में कहाँ, जब छाए घटा घन घोर। बाकी अदा नैना मत वाले, चाल नहीं अंदाज निराले, बाकी अदा नैना मत वाले, चाल नहीं अंदाज निराले, प्यार का जादू दिल पर डाले, आँख मिलाकर नींद चुरा ले, प्यार का जादू दिल पर डाले, आँख मिलाकर नींद चुरा ले, नींद चुरा ले। हाय मेरी गोरी रंगीली चोर, यूं देखे हमरी ओर, तिकी तिकी ये नजर जाए दिल में उतर, कुछ हाय चले ना जोर। पिया मैं हूँ पतंग तू डोर, मैं उड़ती चारों, मेरा दिल ये जवां रहे बस में कहाँ, जब छाए घटा घन घोर। हाँ तो आरती, देखिए हमारे श्रोताओं से हमने कहा था, सखी और सखाओं से, कि तर्क दिवस पर जब हम बात कर रहे थे, जी। हमने कहा था कि अपनी अपनी भाषा में आप कुछ लिखकर भेजिएगा कि आप
मंदाकिनी जोशी और आरती श्रीवास्तव बैठी कार्यक्रम में, इसको कैसे लिखेंगे, है ना जी। तो वैसे हमारे श्रोता लिख रहे होंगे। हाँ जी, बिल्कुल लिख रहे हैं। और एक ने लिखा भी है कि आज सखी सहेली में हमारी आपने मंदाकिनी जोशी और आरती श्रीवास्तव संग बैठा है तो मजा तो आवेगो ही। अच्छा, ये निमाड़ी में लिखा है इन्होंने। जी, निमाड़ी में लिखा है कि आज सखी सहेली में हमारी अपन्या मंदाकिनी जोशी और आरती श्रीवास्तव संग बैठा है तो मजा तो आवेगो ही। तो इसी प्रकार और श्रोता भी हमारे लिखे कि आप अपनी भाषा में किस तरह से ये बात कहना पसंद करते हैं। और वैसे विश्व तर्क दिवस पर जो हमने बात कही थी वही हमारे श्रोता भी कह रहे हैं कि ये जो है यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय दर्शन और मानव विज्ञान परिषद के सहयोग से नवंबर 2019 में घोषित किया था इस दिन को, और अब ये हर साल 14 जनवरी यानी आज के दिन ही मनाया जाता है जी। और वहीं एक श्रोता ने ये लिखा है कि प्रसिद्ध दार्शनिक रेने ने एक बार ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। सोचने की क्षमता मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। कई संस्कृतियों में मानवता को ज्ञान, चेतना और तर्क जैसी अवधारणाओं द्वारा परिभाषित किया जाता है। पश्चिमी परंपराओं में मनुष्य की परिभाषा ये है जो तर्कसंगत या तार्किक हो। इतिहास भर में कई सभ्यताओं ने तर्क के सिद्धांतों के अध्ययन के रूप में तर्कशास्त्र का अध्ययन किया है, और तर्कशास्त्र के निर्माण के बाद से इसने विज्ञान और दर्शन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भी जी। बिल्कुल। और एक श्रोता लिखते हैं कि 14 जनवरी को विश्व तर्कशास्त्र दिवस घोषित किया गया। ये दिवस शिक्षण और अनुसंधान के माध्यम से तर्कशास्त्र के विकास को बढ़ावा देने और इस विषय के सार्वजनिक प्रसार के लिए एक वैश्विक दिवस है। और 14 जनवरी की तिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि यह कर्ट गॉडल की पुण्यतिथि और अल्फ्रेड टॉर्स्की का जन्मदिन है, जो कि 20वीं शताब्दी के सबसे प्रसिद्ध तर्कशास्त्री थे, जो कि हम बात कर चुके हैं जिसके बारे में हम। और क्या लिखा हमारे श्रोताओं ने? और लिखते हैं कि वही चीजें जो हमने बताई थी वही उन्होंने लिखी भी है इसी तरह से कि ये परंपराओं में, पश्चिमी परंपराओं में मनुष्य की परिभाषा वह वो जो तर्क संगत या तार्किक हो। इतिहास भर में कई सभ्यताओं ने तर्क के सिद्धांतों के अध्ययन के रूप में तर्कशास्त्र का अध्ययन किया है, और तर्कशास्त्र के निर्माण के बाद से इसने विज्ञान और दर्शन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बिल्कुल। और आरती क्योंकि जी ये कह रही थी मैं कि ये तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र समझ लीजिए एक लिंक है। बिल्कुल, एक दूसरे से। मैं कहना चाह रही थी कि अपने स्टूडेंट लाइफ में हमने तर्कशास्त्र का अध्ययन किया भी है ना। हम दर्शन पढ़ते हैं, फिलॉसफी पढ़ते हैं, तो उसे लॉजिक भी कहते हैं, और वो शाखा है दर्शन शास्त्र की जो वैलिड इन्फ्लुएंस और तर्क के सिद्धांतों का व्यवस्थित जो है अध्ययन करवाती है। और इसमें हालांकि मुश्किल होती है ये जो है तर्कशास्त्र, हर एक के पल्ले भी नहीं पड़ती है ना। कुछ चीजें ऐसी होती ना कि मतलब थोड़ा समझने में टाइम लगता है। तो इंडियन फिलॉसफी में इसे जो है न्याय दर्शन और प्रमाण शास्त्र के रूप में भी जाना जाता है, और सही और गलत के बीच का जो अंतर है उसको जानना भी इसके अंतर्गत होता है, और पढ़ने पर पता चलता है। क्योंकि तर्क तो हम कई बात पे दे सकते हैं, हम किसी बेकार की चीज के ऊपर भी तर्क दे सकते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि आप तर्कशास्त्री बनिए, आपको तर्कशास्त्री मत बनिए। बिल्कुल सही कहा। लेकिन जिसने तर्कशास्त्र का अध्ययन किया है ना, वो तो बात जो है लॉजिकली ही करे, है ना। कुतर्क करना एक अलग कला है, और हम बात बात पर कुतर्क कर सकते हैं, अलग विषय है। लेकिन जिसने भी बात को तर्क वितर्क की कसौटी पर समझा, तो फिर वो बात को उसी ढंग से कहना भी पसंद करता है। अभी जैसे मैं कहना पसंद करूंगी कि एक अंतराल का वक्त है। अच्छा जी, ठीक है जी, बिल्कुल। इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। और आरती अब अपने सखियों और सखाओं को सुनवा देते हैं। बहुत प्यारा वाला गीत जो मुझे बहुत 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 पसंद है। अपनी छब बनाए के जो मैं पी के पास गई, अपनी छब बनाए के जो मैं पी के
तो मंदाकिनी जी, आज हम लेके आए हैं एक और दिवस है आज विशेष। तो आज है सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस जी। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी। बिल्कुल, बताइए। तो सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है ताकि भारतीय सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों के निस्वार्थ सेवा, बलिदान और देश के प्रति उनके योगदान को सम्मान दिया जा सके। ये दिन राष्ट्र की सेवा करने वाले पूर्व सैनिकों के बलिदान और समर्पण को याद करता है और साथ ही इस दिन को भारतीय सेना के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के 1953 में उसको उनके सेवानिवृत्त होने की याद में मनाया जाता है। ये दिन भारतीय कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के असाधारण योगदान और बलिदान को याद करता है और ये दिन साथ ही देश के सभी बहादुर जो पुरुष हैं, महिला हैं, जो भी हैं, उन सभी को जो भी सैनिक रहे हैं उनको श्रद्धांजलि भी देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जिन्होंने वर्दी पहनकर आरती देश की सेवा की, उनके लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया, उस दिन को उन लोगों के लिए आज का ये दिन खास मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो 2017 में हुई थी। ये पूर्व सैनिकों के जीवन और उनके परिवारों के बलिदान को मान्यता देने का दिन माना जाता है और इस दिन देश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जहां वीरों को श्रद्धांजलि दी जाती है और उनके परिवारों का सम्मान भी किया जाता है। और इस अवसर पर देश भर के सैन्य स्थलों पर पुष्पांजलि समारोह और पूर्व सैनिक रैलियों का भी आयोजन किया जाता है। हमारे सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों ने अपना जीवन देश की रक्षा और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित किया है। उनका जज्बा और समर्पण आज भी समाज में चरित्र निर्माण और राष्ट्र की सेवा का प्रेरणा स्रोत है। बिल्कुल सही कहा आपने और उन सभी को हम जो है नमन भी करते हैं। बिल्कुल नमन करते हैं। बिल्कुल। और आज हम हमारा जो जरा याद करो कुर्बानी का जो हमारा सेगमेंट रहता है उसके अंतर्गत भी हम आज बात कर लेते हैं क्योंकि जो बहुत जब हमारे जो सैनिक रहे हैं, जिन्होंने वर्दी पहन के हमारे देश की सेवा कर रहे हैं अभी भी, और जो हमारे देश की आजादी से पहले है ना, उस समय को जो हमारे देश की आजादी करने के लिए जो सैनिक बने थे, जो मतलब उसके लिए लड़ रहे थे, उनके बारे में भी आज चर्चा करते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं दादा भाई नौरोजी को। तो दादा भाई नौरोजी द ग्रेट इंडियन ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, या फिर कह सकते हैं कि द अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया उनको कहा जाता है और साथ ही उनको कहा जाता है भारतीय राजनीति का पितामह। बिल्कुल। वो दिग्गज राजनेता थे, उद्योगपति थे, शिक्षाविद और विचारक भी थे और उनका जन्म हुआ था 4 नवंबर 1825 को नवसारी गुजरात के गरीब परिवार में हुआ था और काफी मेधावी छात्र थे वो और शिक्षक उनकी खूब तारीफ भी करते थे। वो उस वक्त की फ्री पब्लिक स्कूलिंग के नए प्रयोग के हिस्सा थे और साथ ही साल 1845 में वो एल्फिंस्टन कॉलेज में गणित के प्राध्यापक बने। उनकी काबिलियत इतनी थी कि एक अंग्रेजी के प्राध्यापक ने उनको भारत की आशा की संज्ञा दी थी। इतनी बड़ी बात ना जी। तभी तो वो दादा भाई नौरोजी बने, ऐसे ही तो इन्हें ना। उनका ये मानना था कि लोगों की सेवा ही उनकी शिक्षा का नैतिक ऋण चुकाने का जरिया हो सकती है और कम उम्र से ही उनका जुड़ाव जो है वो प्रगतिशील विचारों से रहा। संसद सदस्य रहने के दौरान ही उन्होंने महिलाओं को वोट देने के अधिकार का समर्थन किया था और बुजुर्गों को पेंशन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स को खत्म करने जैसे मुद्दों को भी उन्होंने जोर शोर से उठाया था। जी। और दादा भाई नौरोजी ने कई संगठनों का निर्माण भी किया था और गुजराती भाषा में 1851 में रस्त रफ्तार साप्ताहिक निकालना आरंभ किया और वहीं 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। वो बॉम्बे में एल्फिंस्टन संस्थान में बतौर शिक्षक कार्यरत थे और यहाँ पढ़ाने वाले वो पहले इंडियन जी बिल्कुल पहले भारतीय थे। बिल्कुल। और इसके बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी खोली और इस कंपनी को उन्होंने नौरोजी एंड कंपनी नाम दिया। ये कंपनी कपास का व्यापार करती थी और कुछ समय बाद ये यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में गुजराती भाषा की प्रोफेसर भी नियुक्त हो गए। जी। और साथ ही 1885 में बम्बई विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण की उन्होंने और ब्रिटेन की संसद के लिए 1892 में वो फिन्सबरी क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे और ब्रिटिश शासन के जिस दौर में बहुत कम भारतीयों को अंग्रेजी अफसर इज्जत देते थे, उस दौर में दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक अंग्रेज के खिलाफ चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। और उनके जीवन जो है उपलब्धियों से भरा रहा। उनका लेख था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो आज के समय में भी बेहद प्रासंगिक बना हुआ है उनका ये आलेख। और दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों की भारत की धन संपत्ति की लूट की तरफ भी हम सभी का ध्यान आकृष्ट करवाया था। जी बिल्कुल। और उन्होंने 2 मई 1866 को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में अपने पत्र इंग्लैंड डेब्यू टू इंडिया को पढ़ते हुए पहली बार धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। हाँ, ये 1867 था आरती, 1867 में। और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि भारत का धन ही भारत से बाहर जाता है और फिर धन भारत को पुनः
कर्ज के रूप में दिया जाता है, जिसके लिए उसे और धन ब्याज के रूप में चुकाना पड़ता है। बिल्कुल, मतलब यहाँ से आप ले रहे हैं और फिर वापस वहां से कर रहे हैं, और ये सब एक दुष्चक्र था जिसे तोड़ना कठिन था। उन्होंने अपने लेख पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल्स इन इंडिया में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय का अनुमान 20 रुपए लगाया था। अच्छा, बिल्कुल। और इसके अतिरिक्त उनकी किताबों द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया में भी भारत की तत्कालीन हालात और ब्रिटिश राज को लेकर कई महत्वपूर्ण बातों का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा था कि धन का बहिर्गमन समस्त बुराइयों की जड़ है और भारतीय निर्धनता का जो है मुख्य कारण भी यही है। बिल्कुल। और यहाँ तक कि दादा भाई नौरोजी ने धन को देश के बाहर भेजने को अनिष्टों का अनिष्ट के रूप में संज्ञा दी थी। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में चुने वाले पहले एशियाई थे, और संसद सदस्य रहते हुए उन्होंने ब्रिटेन में भारत के विरोध को उन्होंने जारी रखा था। और उन्होंने भारत की लूट के संबंध में ब्रिटिश संसद में अपनी महत्वपूर्ण थ्योरी भी पेश की थी। और खास बात यह है कि 1906 में उन्होंने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने कहा था, हम कोई कृपा की भीख नहीं मांग रहे, हमें तो न्याय चाहिए। बिल्कुल सही कहा। दादा भाई नौरोजी को भारत में राष्ट्रीय भावनाओं का जनक भी माना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने देश में स्वराज की नींव डाली, और बाद में 92 इयर्स, जब वो 92 साल की थी, तब वो इस दुनिया से चले गई। लेकिन बहुत सारे संदेश, बहुत सारे सिद्धांत, बहुत सारी प्रेरणाएं हमारे लिए छोड़ गए। बिल्कुल। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं धूम में बस्ती में। बहारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती हैं कलियां गालों में। कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। भर के लिए दिलदार हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार हैं हम, मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए।
तो आरती, हमने अपने सखी और सखाओं से कहा था कि भाई वो अपनी अपनी भाषा में अपनी बात कहना हमें भेजें। तो हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि हमारे बुंदेलखंड में आज से शिवरात्रि तक लामटेरा गाए जाते हैं। कहीं पर इसको बम्बुलिया भी कहते हैं। और विविध बिहारी प्यारी तो लगे रे, प्यारी तो लगे जाने अपनों समय कट जात रे। अरे वाह। उन्होंने बुंदेलखंड भाषा में विविध भारती के बारे में लिखा है। और एक श्रोता लिखते हैं कि भेण मंदाकिनी ते आरती नु मकर संक्रांत दिया लख लख बधाइयां जी। आपनो कार्यक्रम खत्म कर लंगर प्रसादी वास्ते आवना है। याद रखसो ना मेरी बेणा पंजाबी विच निमंत्रण है। अरे वाह, चलना है अपने को। कितना मीठा मीठा बोल के निमंत्रण दिया है। हमें चलना भी है ना। बिल्कुल बिल्कुल हम चलेंगे, बिल्कुल आएंगे हम। और हम बात करने जा रहे हैं अब किस चीज के ऊपर? लोकगीत की संस्कृति के ऊपर। हाँ। जैसे कि अभी हमने जो ये गीत भी सुना तो बिल्कुल वही चीज है। बिल्कुल है ना। जो लोकगीत होती है ना, उनकी जो मेन जो मुख्य बात होती है, पहचान होती है ना, वो खुशी होती है। खूब खुशी में होके ना, खुश होके खूब वो जब नाचते हैं, गाते हैं ना अपनी ही धुन में, अपनी ही इतना जो वहाँ की भाषा होती है, उस भाषा में, लोक भाषा में वो जो लय और ताल है ना, वो जो उसको नहीं भूलते हैं उस खुशी में। और ये किसी लिखित इतिहास से कम नहीं है आरती, हमारे लोकगीत जो हैं। और ये हमारी जो मिट्टी की खुशबू है, रिश्तों की जो मिठास है और जीवन के हर रंग को समेटे हुए होते हैं। और हालांकि आजकल हम थोड़े दूर होते जा रहे हैं अपनी लोक गीतों से, लोक रचनाओं से, लोक नृत्यों से, लेकिन फिर भी छोटे छोटे शहरों में, गांवों में आज भी ये संस्कृति जो है बाकायदा हर त्योहार में देखी जा सकती है। और इन्हें सहेज कर रखना ही अपनी धरोहर को जीवित रखने के लिए बहुत जरूरी हो गया है। ये जो लोकगीत है हमारे जीवन में संस्कृति, परंपराएं और भावनाओं को तो दर्शाते ही है, साथ ही मनोरंजन, हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं और जीवन के हर पहलू यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक की अभिव्यक्ति का इसमें हमें उल्लेख मिलता है। बिल्कुल। और ये हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं, सबसे बड़ी चीज है। और सामूहिक चेतना और एकता को बढ़ावा देते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से हस्तांतरित होते हैं और स्थानीय भाषा, रीति रिवाजों और मान्यताओं का सहज मिश्रण होते हैं, जो इन्हें सरल और मोहक बनाता है। और कई बार तो ये लोगों के लिए मनोरंजन का साधन होते हैं और कहानियों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी नैतिक शिक्षा और जीवन के मूल्यों को सिखाते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। और इसके अलावा जो है सुख दुख की, आशा निराशा की, प्रेम और विरह जैसी जो हमारी मानवीय फीलिंग्स है ना, भावनाएं, उनको व्यक्त करने का एक स्वाभाविक माध्यम है। और साथ ही लोक जीवन जो है, जो जन्म की विवाह होते हैं, विवाह और विवाह के गीत होते हैं, जन्म के गीत हम गाते हैं, जैसे हमारा जन्म होता है ना, कितने खूबसूरत लोकगीत गाए जाते हैं। विवाह के गीत होते हैं, त्योहारों के हैं, ऋतुओं के हैं, हमारे जो 16 संस्कार हैं उनके गीत जो हम हमारे घरों में गाए जाते हैं, वो सामाजिक एकता और हमारी भावनाओं को दर्शाते हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर ने तो एक बार ये भी कहा था कि संगीत दो आत्माओं के बीच की अनंतता को भर देता है और ये एक शक्तिशाली माध्यम है जो लोगों के दिलों को छूता है और उन्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां वे सभी संकोचों को त्याग देते हैं और खुशियां मनाते हैं। बिल्कुल। और लोकगीतों की परंपरा का इतिहास बहुत पुराना है और ये निरंतर विकसित भी हो रहा है। इनमें से कुछ लोकगीत ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर बड़े शहरों तक पहुंच चुके हैं और मनोरंजन, धार्मिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के स्रोत के रूप में प्रत्येक भारतीय के जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। आध्यात्मिक अभिव्यक्ति की बात करें तो पश्चिम बंगाल में रहने वाले रहस्यवादी गायकों का समुदाय बाउल अपने भावपूर्ण संगीत, जिसे कि बाउल गान कहा जाता है, उसके लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल सही कहा। और उनके गीत सदियों से लोगों को प्रेरित भी करते रहे हैं। हालांकि कुछ बाउल गीत आपको 1000 साल पुरानी लोक कविताओं में मिल जाएंगे आरती, इसलिए हम एक बेहद पुरानी परंपरा की बात कर रहे हैं। तो इसकी भाषा की मधुरता और इकतारा सुना है कभी? अरे बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लगता है। और जो फकीराना मिजाज के लोग होते हैं ना, वो अक्सर इकतारा रखते हैं अपने पास और उनकी जो सुरीली धुन होती है वो बहुत मनमोहक लगती है। राजस्थान में कई बार हम जो है ना रेतीले टीलों पर गए, वहां पर कोई साधु संत इकतारा बजाता हुआ हमें मिल जाता है, तो बहुत अच्छा लगा उन्हें सुनना। और देखो राजस्थान का ही जिक्र हम कर रहे हैं कि राजस्थान के खेतों में जो काम करने वाले किसान है, वहाँ गाए जाने वाला एक गीत है पंखीदा। और इसी तरह राजस्थान की महिलाओं द्वारा अपने दैनिक कार्यों का वर्णन करने वाला गीत है पणिहारी। खूबसूरत गीत है पणिहारी और अपनी एक अलग पहचान रखता है। साथ ही राजस्थान की जो मांड गायकी है केसरिया बालम, जिसे अल्लाह जिलाई बाई ने गाया था। तुम्हें पता है मांड गायिका जो राजस्थान की पद्मश्री थी, वो मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई, उनकी आवाज जो इतनी दमदार थी कि उनको सुनकर अच्छे लोग केसरिया बालम गाना सीख गए।
जी हाँ, बिल्कुल, बहुत प्रसिद्ध हो गया था उसकी वजह से। तो इसी तरह से उत्तर प्रदेश का, बिहार का आल्हा, ढोला और लोरिकायन जैसे वीर रस की गाथा गीत और पूर्वोत्तर भारत के बोडो लोकगीत बहुत ही लोकप्रिय हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ का पांडवानी लोक संगीत जो महाभारत की कथा कहता है ना, वो शहरों तक पहुंच चुके हैं। आती हैं गायिका, उनको हम सुनते हैं ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे लोकगीत हमारी गहरी और विविध संस्कृति का प्रतिबिंब होते हैं और ग्रामीण जीवन का एक अभिन्न अंग है। शादियों से लेकर दैनिक कामों, है ना, हर तरह के अवसर के लिए एक गीत है। भारत के पूर्वी भाग में स्थित त्रिपुरा राज्य के गीतात्मक गाथा गीत जो होते हैं वो एक क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपराओं और ऐतिहासिक कथाओं की झलक प्रस्तुत करते हैं। और सही कहा आपने। और ये जो संस्कृति के वहाँ के हमारे लोकगीत थोड़ा लुप्त होते जा रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं शहरों में खासतौर से। और लेकिन इन्हें गाने वाले लोगों की संख्या थोड़ी कम तो होती जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसको बचा के रख रहे हैं। ऐसे कुछ लोग हैं आरती, हमें निराश नहीं होना चाहिए। कुछ लोग इसका जो है एकत्रीकरण कर रहे हैं। ये गीत जिन्हें कीर्तन के नाम से हम जानते हैं, मधुर रचनाएं हैं, प्रेम, वीरता और पौराणिक कथाओं का इसमें वर्णन मिलता है। और इन गाथा गीतों के साथ अक्सर बांसुरी है, ढोलक है और एक हाथ का ढोल होता है 2 मुंह वाला, खड़ताल है और ऐसे बहुत सारे पारंपरिक जो वाद्य यंत्र हैं उनका प्रयोग भी हम करते हैं। बिल्कुल। और त्रिपुरा के गाथा गीतों के बीच जो बोल होते हैं जो रोजमर्रा के जीवन के सुख दुख के साथ साथ इस क्षेत्र में रहने वाले स्वदेशी समुदायों की आध्यात्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक प्रथाओं को भी बताते हैं। और पंजाबी लोग सिख धर्म की भक्तिमय संगीत शैली कीर्तन का भी प्रदर्शन करते हैं, जो आध्यात्मिक भक्ति और संगीत में कला का अद्भुत संगम होता है। हारमोनियम, तबला और कभी कभी दिलरुबा जैसे तार जैसे वाद्य यंत्रों की संगत में उनकी भावपूर्ण प्रस्तुतियां श्रोताओं के मन को शांति भी प्रदान करती हैं। और गुरुद्वारों और सामुदायिक समारोहों में प्रस्तुत किया जाने वाला कीर्तन शांति, प्रेम और एकता का संदेश भी देता है। और पंजाबी कीर्तन कलाकार अपने प्रदर्शन में जोश और श्रद्धा का संचार करते हैं, जिससे कलाकारों, श्रोताओं और ईश्वर के बीच एक गहरा संबंध स्थापित होता है ना। इसके साथ भावगीत जो कि कन्नड़ संगीत की एक विशिष्ट शैली है, जिसका कर्नाटक के सांस्कृतिक परिदृश्य में विशेष स्थान है। भावगीत का अर्थ है भावों से भरे हुए गीत। बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी देखिए आप गोवा की अगर हम बात करें तो वहाँ की जो मूल भाषा है वो कोंकणी में गाए हुए प्रेम गीत हैं, लालसा है और पुरानी यादों की भावों को व्यक्त करते हैं। और अक्सर जब हम गोवा जाते हैं तो रमणीक जो परिदृश्य हैं उनमें कहानियों में उनका चित्रण भी हमें मिलता है। तो ये इनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मात्र गीत नहीं है बल्कि हमारे देश का मौखिक इतिहास है और प्रेम और भक्ति, संघर्ष, मुक्ति की कहानियां इसमें बयां होती है। और ऐसे में अनेक लोग हैं जो अपनी जड़ों को खोजने में लगे हुए हैं और अपनी संस्कृति को बचाने में भी लगे हुए हैं। उन सभी को हम सैल्यूट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। और साथ ही एक ले लेते हैं हम कमेंट जो कि लिखा है। लिखते हैं कि लोकगीत किसी विशेष क्षेत्र या समुदाय की पहचान, भाषा, रीति रिवाजों और मान्यताओं को दर्शाते हैं, जो सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखते हैं। इसमें जीवन के सुख दुख, संघर्ष, प्रेम, वीरता और सामाजिक व्यवस्था का यथार्थवादी चित्रण होता है, जो समाज के भावनात्मक और नैतिक ताने बाने को दर्शाता है। ये गीत अनकहे इतिहास, लोक कथाओं और पूर्वजों की कहानियों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं, जो कि लिखित इतिहास में नहीं मिलती है। बिल्कुल सही कहा। और अभी गीत सुन लें। जी बिल्कुल। छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल सास गारी देवे, देवर समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल छोड़ा बाबुल का अंगना भावे, डेरा पिया का सास गारी देवे, देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल सैया है व्यापारी चले भारी होवे, ससुराल गेंदा फूल सास गारी देवे, देवर जी समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल सैया छेड़ देवे, ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल छोड़ा बाबुल का अंगना भावे, डेरा पिया कहो बुशर्ट पहने खाई के बीड़ा पान, पूरे रायपुर से अलग है सैया जी की शान, ससुराल गेंदा फूल सैया छेड़ देवे, ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल सास गारी देवे, देवर जी समझा लेवे,
मंदाकिनी जी, अब हमारा जो फेवरेट सेगमेंट है वो आ चुका है, यानी व्यंजन का। तो आज हम गुड़कारी पनीर कह रहे हैं, मेथी के व्यंजन लेके आए। मतलब बह गए एकदम हम त्योहार की मस्ती में। तो आज हम बताने जा रहे हैं मेथी चमन कबाब आप कैसे बना सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए उबले हुए आलू और 4 चम्मच बेसन और 2 कटोरी मेथी हरी कटी हुई, 1 कटोरी पनीर कद्दूकस किया हुआ, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा, आधा चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 बड़े चम्मच हरी मिर्च, धनिया पत्ती और लहसुन का पेस्ट और स्वादानुसार नमक लीजिए आप। और तेल तो चाहिए आपको तलने के लिए। आपको क्या करना है कि आलू में सारी सामग्री जो भी बताइए वो मिलाकर आपका उसका अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लीजिए। अब इसकी लोई बनाकर लंबा या गोल आकार दे दीजिए। तेल गरम करें, मीडियम आंच पर इसे सुनहरा तल लीजिए और तैयार है आपके मेथी के कबाब। बढ़िया चाय के साथ खाइए। अच्छा, ये मेथी के कबाब बनाए थे आपने? हाँ, हरी चटनी के साथ या प्याज दही सलाद के साथ आप कैसे भी खा सकते हैं। आपने इतनी जल्दी बता दिए इसको बनाना। मेरे बस का तो नहीं है इतनी जल्दी बनाना, घर से बनाकर लेके आना था ना। बहुत सारी चीजें भी तो नहीं है, आलू है, ये सब मेथी है और यही तो पनीर है, बस बहुत ज्यादा चीजें भी नहीं है। अच्छा, मतलब ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। कोई बात नहीं, जब अगली बार आओ तो इसे बनाकर लाना और मुझे खिलाना। मैं समझ गई थी आप ये कहने वाली हैं। हाँ। ठीक है, मैं लेके आऊंगी। ठीक है, तो हमारे श्रोताओं से अब हम क्या कहना चाहते हैं? हम चाहेंगे कि हमें वो अनुमति दें ताकि और साथ ही अपना त्योहार मनाएं और पतंगी उड़ाएं खूब सारी। कहाँ तक हम लोग बातों में लगे रहेंगे, चलिए पतंग उड़ाते हैं ना। हाँ, और साथ में त्योहार का आनंद लीजिए। जी बिल्कुल। और बहुत सारी शुभकामनाएं तो अपने श्रोताओं को हमने दे ही दी है। हाँ, ढेर सारा तिल गुड़ खूब खाइए। हाँ, बिल्कुल खाइए और मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद जिए और लोगों को भी जीने दीजिए। इसी के साथ आरती श्रीवास्तव और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली